हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे हमारे चैनल में जा सकते हैं या आपकी स्क्रीन पे टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक कर सकते हैं। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले क्रॉसवर्ड का सोल्यूशन बता देता हूँ। ये रहा उसका सोल्यूशन। आई होप आप सबने इसे क्रैक कर लिया होगा और मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 के वीडियो में थ्रू रीडिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड ये रहा इस पार्ट का क्रॉसवर्ड एंड मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस क्रॉसवर्ड को आराम से सॉल्व कर लेंगे। एंड इस वीडियो में मैं एक भी हिंट नहीं दे रहा हूँ आपको इस क्रॉसवर्ड को सॉल्व करने के लिए। सो विदाउट हिंट आप इस क्रॉसवर्ड को सॉल्व कीजिए और अगले वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। सो यहाँ पे क्या लिखा है? इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, जितने भी लोग उस घर में रह रहे थे। एंड वो घर के बारे में क्या लिखा है? क्या एडजेक्टिव है? सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है सिंगल, सिंगल इन द सेंस ऑफ ओनली या अलोन। सो उस पूरी घाटी में उनका घर अकेला था तो इसलिए उसको सॉलिटरी हाउस बोला है। एंड उसमें जो भी लोग रह रहे थे वो लेंचो का परिवार था। सो उनके दिलों में सिर्फ एक ही बात थी। क्या थी? एक होप, एक आशा। क्या? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से एक मदद। सो डबल कोट्स है, इसका मतलब उनके बीच में कुछ डायलॉग चल रहा है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। सो उनमें से कोई एक बोल रहा है कि पॉसिबली कि लेंचो को बोल रहा है कि उदास मत होइए। डोंट बी अपसेट। अपसेट होना है मतलब उदास होना या परेशान हो जाना। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, इवन दो, हालांकि ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से यहाँ पे बर्बादी हो गई है, हमारा पूरा नुकसान हो गया है, पर याद रखिए कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से। तो उसमें उसी को रिप्लाई करके कोई बोल रहा है, हाँ ऐसा ही सब कहते हैं। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा ही लोग कहते हैं। इस तरह से एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि लोग ऐसा कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट Lenjo thought only of his one hope, the help from God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. और पूरी रात, all through the night, पूरी रात लेंचो किस बारे में सोच रहा था? एक आशा के बारे में। एंड वो आशा क्या थी? दी हेल्प फ्रॉम गॉड। सो पूरी रात इसी आशा के बारे में सोचा था कि उसे भगवान से कोई मदद मिलेगी। उसे ऐसा कहा गया, उसे ऐसा इंस्ट्रक्ट किया गया, उसे ऐसा बताया गया है, उसे ऐसी इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि सब कुछ देखती हैं। तो भगवान के लिए बोल रहा है कि उनकी आंखें ऐसी हैं जो सब कुछ देखती है और वो किसी के अंदर झांक के भी देख लेती है। इवन वॉट इज़ डीप, डीप यानी गहरे, किसी के अंदर गहरे। किस जगह? वंस कॉन्शियंस। नाउ कॉन्शियस बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। कॉन्शियंस का मतलब आपको पता नहीं है तो इसका मतलब है अ पर्सनस मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। सो हमारी जो कैपेबिलिटी होती है राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस करने की, हमारे अंदर जो एक आवाज़ होती है जो हमें गलत काम करने से बचाती है या हमें वार्न करती है, जब अंदर से हमारी एक फीलिंग आती है कि नहीं कोई चीज़ गलत है या सही है, तो उसे कॉन्शियंस कहा जाता है। तो कॉन्शियंस में मैं थोड़ा सा आपको एक एडिशनल चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो वर्ड है, ये जब मैंने पहली बार सुना था, आई डोंट नो, शायद क्लास 8th या 9th में, तो मुझे इसे प्रोनाउंस करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती थी क्योंकि इसे एक बार पढ़ के ऐसा लगता है इसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए कॉन्साइंस, बट कॉन्साइंस गलत प्रोनाउंसिएशन। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कॉन्शियंस। सो कॉन शी, एस सी आई को आप शी पढ़ेंगे, साई नहीं पढ़ेंगे, शीयंस। सो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको मिलते रहेंगे जब आप नई नई चीज़ों को पढ़ेंगे या अगर अपनी टेक्स्ट बुक को भी पढ़ेंगे तो आपको ये नए वर्ड्स मिलते रहेंगे। तो एक बात तो होती है कि आपको उसका मीनिंग पता है तो आप उस वर्ड्स को सही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो रही है। बट अगर आपको यही वर्ड एज अ स्पीच में कभी किसी को बोलना है तो अनटिल एंड अनलेस आप उस वर्ड को सही तरह से बोलेंगे नहीं तो ना ही सामने वाला समझ पाएगा कि आप क्या बोल रहे हो और आप सामने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन भी नहीं जमा पाएंगे अपने स्पीकिंग स्किल से। सो प्रोनाउंसिएशन भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको समझना पड़ेगा कि वर्ड्स को कैसे बोलते हैं। इंग्लिश में ऐसा होता है कि जिसे जैसे चीज़ें लिखी जाती है वैसे बोली नहीं जाती हैं, सो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट आज के ज़माने में हमारे पास इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं, तो उनमें से एक टूल गूगल है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है या प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है तो अगर आप ऐसे लिखते हैं कॉन्शियस मीनिंग, तो आपके सामने इस तरह से एक डिक्शनरी का पॉपअप खुल जाता है आपके ब्राउज़र पे और वहाँ पे इस बटन को आप जब क्लिक करेंगे तो आपको वो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बोल के बताएगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक और बटन आ जाएगा, लर्न टू प्रोनाउंस। इसको आप क्लिक कीजिए।
इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज खोल के देगा वो, उसमें एक प्रोनाउंसिएशन का बॉक्स खुलेगा जिसमें आपके पास ऑप्शंस होंगे 1, 2 एंड 3। सो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर एग्जांपल आपके ब्राउज़र में ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन सेलेक्ट हो सकता है, मतलब ब्रिटिशर्स जैसे बोलते हैं उस वर्ड को, उस सेंस में आपको बोल के बताएगा बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फर्स्ट टाइम इसको क्लिक करे होंगे। हम इंडियन इंग्लिश फॉलो करते हैं, तो आप इस बटन को क्लिक करके इंडियन इंग्लिश को चूज़ करें, तो आपके सामने इंडियन इंग्लिश में उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्शंस, SHNS, शंस। सो आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में उस वर्ड को लिखा जाएगा जो आपको जिस तरह से उसको बोलना है। तो ये करेक्ट स्पेलिंग नहीं है, बट इस स्पेलिंग को अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपका पता चल जाएगा। सो कॉन्शियस, इस वर्ड को आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कॉन्शियस, कॉन्शियस। और कॉन को बोल्ड में लिखा है, इसका मतलब कॉन पे स्ट्रेस रहेगा। सो आपको कॉन्शियस नहीं बोलना है, कॉन्शियस बोलना है, तो कॉन पे ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। सो कॉन्शियस। तो इस तरह से आप खुद एक्सप्लोर कीजिए नए नए वर्ड्स, जो आप बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे प्रोनाउंस किया जाए, तो उस तरह से आप उस चीज़ को प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। सो लेंचो को किस तरह से डिस्क्राइब किया है, दैट ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन यानी एक तरह से वो स्ट्रॉन्ग है और हार्ड वर्किंग है। ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। सो ही इज़ वर्किंग लाइक व्हाट, एक जानवरों की तरह वो फील्ड्स में काम कर रहा है, मतलब पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ वो फील्ड में काम करता रहता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, इवन दो वो दिन भर फील्ड्स में काम करता है बट स्टिल उसको लिखना आता है, मतलब वो पढ़ा लिखा है। ही न्यू हाउ टू राइट। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. The following Sunday का मतलब होता है आने वाला संडे, इसको हम एक तरह से लिख सकते हैं the coming Sunday. सो आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट यूसेज है सेम वर्ड के, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो एक ही चीज़ बताने के लिए। तो द फॉलोइंग संडे का मतलब हो गया द कमिंग संडे एट डे ब्रेक। डे ब्रेक यानी एकदम भोर का समय, जब सूरज जस्ट निकलता ही है, सूरज की किरणें जब आती हैं, जब कुछ इस तरह का माहौल होता है कि पूरी तेज़ धूप भी नहीं होती, सनराइज जस्ट होने वाला होता है, इवन जो पूरी तरह से हुआ नहीं होता है, तो उसको आप डे ब्रेक बोलते हैं। सो एट डे ब्रेक, सो जैसे ही दिन हो गई वो एक लेटर लिखने लगा। ही बिगैन टू राइट अ लेटर, सो वो लेटर लिखना शुरू करता है। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, सो उसने क्या ठानी है कि जब वो लेटर लिख लेगा तो वो खुद ही टाउन में लेके जाएगा एंड उसे मेल कर देगा। मेल कर देगा यानी बाय पोस्ट भेज देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, एंड वो क्या कर रहा है, वो एक लेटर लिख रहा है किसको, भगवान को। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूसेज है, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। इसको जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे वर्ड टू वर्ड तो इसका मतलब होगा कि वो भगवान के लिए एक चिट्ठी से कम नहीं है, चिट्ठी से कम नहीं है। सो अगर मैं इस सेंटेंस में से नथिंग लेस देन हटा दूं सपोज, तो इस सेंटेंस को पढ़िए आप, इट वॉज अ लेटर टू गॉड। ये सेंटेंस भी अपने आप में मीनिंगफुल है और कंप्लीट है। तो इस सेंटेंस में अगर आप नथिंग लेस देन नहीं भी लिखोगे तो इसका मीनिंग कन्वे कर सकते हो, लेकिन नथिंग लेस देन फिर भी डाला गया है। क्यों डाला गया है, इन्हें नेगेटिव्स बोलते हैं, नथिंग लेस देन। ये नथिंग लेस देन काइंड ऑफ जो फ्रेजेस होते हैं, जो नेगेटिव फ्रेजेस होते हैं, इनको आप एम्फेसिस के लिए डालते हो। तो आप जब भी किसी को बोलते हैं ना ये इस चीज़ से कम नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि आप इस चीज़ पे जोर डाल रहे हो, उस पर एम्फेसिस डालना चाह रहे हो। तो गॉड को क्या लेटर लिखता है, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। सो भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, मेरी फैमिली और मैं भूखे रह जाएंगे इस साल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे हम डे टू डे लैंग्वेजेस में बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम यहाँ पे नॉर्मली जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, माई फैमिली एंड मी। मी गलत यूसेज है, माई फैमिली एंड आई होगा। आप जब भी कुछ बोलते हैं मैं और मेरे दोस्त एक मूवी देखने गए तो क्या बोलते हैं, माई फ्रेंड्स एंड मी वेंट टू मूवीज़, वो गलत है, माई फ्रेंड्स एंड आई होना चाहिए। आई क्यों, क्योंकि आई नॉमिनेटिव केस में है या सब्जेक्टिव केस में है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। अगर आप नाउन केसेस पढ़ते होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से मी लिखना ही ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो यहाँ पे ये क्योंकि एक सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ हो रहा है आई, मैं खुद के लिए एक सब्जेक्ट के फॉर्म में बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे मी नहीं आएगा, आई आएगा। माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes because the hailstorm ... सो उसने क्या लिखा कि मुझे 100 pesos चाहिए। पेसोस के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक करेंसी है जो पॉसिबली वो मैक्सिकन बंदा है तो मैक्सिकन करेंसी होगी, लेकिन ये करेंसी सिर्फ मैक्सिको में यूज़ नहीं होती है। ये करेंसी लैटिन अमेरिका वो कंट्रीज़ है जहाँ पे प्रीडोमिनेंटली स्पेनिश बोली जाती है।
स्पेनिश या पोर्चुगीज़, तो वहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है उनको उसको पेसोस बोलते हैं। तो वो स्पेन हो गया फॉर एग्जांपल, ब्राज़ील हो गया, साउथ अमेरिका के सारे कंट्रीज़ हो गए, तो वहाँ पे पेसोस का इस्तेमाल होता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, सो मुझे 100 पेसोस चाहिए, 100 पेसोस चाहिए, क्यों? ताकि मैं अपने फील्ड में सीड्स बो सकूँ। सो का मतलब होता है प्लांट सीड्स। प्लांट सीड्स आप समझते होंगे कि जब एक फार्मर खेतों में बीज बोता है ताकि क्रॉप्स आ सकें, तो उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। या तो आप वो हाथों से कर दे अगर छोटी फील्ड हो तो, या तो गाय बैल जैसे यहाँ पे यूज़ होते हैं उससे कर ले, या बहुत बड़ी फील्ड हो, एकर्स ऑफ फील्ड हो, तो इस तरह से आजकल ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है। तो हमें पता है कि लेंचो का उस पूरे एरिया में अकेला घर था, तो इट सीम्स कि उसका बहुत बड़ा फील्ड होगा। तो हो सकता है कि वो एक ट्रैक्टर्स का यूज़ करके फील्ड शो करता हो, हमें पता नहीं, ज़रूरी भी नहीं हमें पता हो, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सो करने का मतलब क्या हो, ताकि मैं अपने फील्ड में प्लांट कर सकूँ सीड्स को एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम। सो क्या बोल रहा है कि मुझे 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं उस पैसे से अपने लिए सीड्स खरीद सकूं और अपने फील्ड में वो सीड्स बो सकूं, और जब तक कि क्रॉप नहीं आ जाता, अनटिल द क्रॉप्स कम, जब तक क्रॉप्स नहीं आ जाता मैं ज़िंदा रह सकूं। तो उसके पास क्रॉप्स नहीं है तो पैसे नहीं आएंगे, तो उस समय तक जीने के लिए, ताकि नए क्रॉप्स आए और उनको बेच सके, उस तक भी उसको पैसे चाहिए, इसलिए उसने 100 पेसोस इन चीज़ों के लिए मांगा। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, तो उसको उनको फिर वो बता रहा है कि क्यों क्यों मांग रहा है वो 100 पेसोस, क्योंकि एक हेल स्टॉर्म आ गई। हेल स्टॉर्म यानी आपको मैंने बताया था कि ओलो के तूफान आते हैं तो उसको हेल स्टॉर्म बोलते हैं, स्टॉर्म ऑफ हेल बोल सकते हो आप इसको। एंड डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब उसने अपनी पूरी स्टोरी डिटेल में भगवान को बता दी, जो कि आपको और मुझे पता है क्योंकि हमने पार्ट 1 पढ़ रखा। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, तो उसने एक लिफाफा लिखा, उसमें टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर उस लिफाफे में घुसाया उसने, उस एनवेलप में। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। स्टिल ट्रबल्ड, ट्रबल्ड यहाँ पे एक एग्जेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वो स्टिल ट्रबल्ड था, ट्रबल्ड का मतलब क्या है? इन एक्सट्रीम पेन एंड एंग्जाइटी, तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था या बहुत ज़्यादा दुख में था, तब आप ट्रबल्ड वर्ड का यूज़ करते हो कि ही इज़ ट्रबल्ड। सो ही वॉज स्टिल ट्रबल्ड, स्टिल वो परेशान था, और वो उस हालत में टाउन चला गया उस एनवेलप को लेकर। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। तो पोस्ट ऑफिस गया, उसने एनवेलप पे एक स्टैम्प मारा और मेल बॉक्स में उसको डाल दिया। सो बेसिकली उसने चिट्ठी भगवान को भेज दी। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. One of the employees, उनमें से जो एक एम्प्लॉई था पोस्ट ऑफिस का। नाउ एम्प्लॉई का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ वर्किंग फॉर ए सैलरी। तो जब पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पे जो भी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं उनमें से कोई एक, अ पर्सन वर्किंग फॉर सैलरी को एम्प्लॉय बोलेंगे। हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के कामों में भी मदद करता था, अपने बॉस के पास गया। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली। लाफिंग हार्टली का आप ट्रांसलेशन करोगे तो आप बोल सकते हो कि दिल खोल के हंसने लगा, क्योंकि उसने क्या देखा कि उस लिफाफे पे लिखा था टू गॉड। तो भगवान को कोई चिट्ठी लिख रहा है, उसको देख के बहुत बहुत तेज़ से हंसने लगा, दिल खोल के हंसने लगा। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, अपने बॉस को दिखा था, ये देखिए एक लेटर है भगवान के लिए किसी ने लिखा है। बिफोर वी मूव फर्दर, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा एम्प्लॉय वर्ड से इंस्पायर होके। अगर आप एम्प्लॉय वर्ड देखोगे तो एम्प्लॉय वर्ड में वर्ब है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब होता है आप किसी को अगर काम देते हो तो गिव समवन वर्क, एंड आप किसी को काम दे रहे हो वेतन के बिहाफ में, मतलब आप उसको सैलरी भी दोगे तो उसको एम्प्लॉय करना बोलते हैं। अगर आप इस वर्ड में ई आर लगा दोगे, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर वो होता है जो काम दे रहा है। तो अगर आप किसी को काम देते हो तो आप किसी को एम्प्लॉय कर रहे हो और आप हो गए एम्प्लॉयर। सो ये हो गया वन हु एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉई उसमें आप डबल ई लगा देंगे तो हो जाएगा द वन हु इज़ एम्प्लॉयड। तो जिसको एम्प्लॉय किया जा रहा है वो एम्प्लॉई हो गया। इस तरह से आपको इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके एक्टिविटी सेक्शन में एक वर्ड था पेई। सो पे हो गया वर्ब, पे यानी किसी को पे करना। पेयर हो गया जो पे कर रहा है, द वन हु पेज। और पेई कौन हो गया फिर? द वन हु इज़ पेड। सो इस तरह से अगर आपको ये डबल ई वाले वर्ड्स मिले जिसमें एक सेक्शन आपको वर्ब क्लियरली दिख रहा है उसके आगे डबल ई लिखा है, तो आप इस स्ट्रैटेजी से गेस कर सकते हो कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो कंटिन्यू करते हैं। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। द पोस्टमास्टर, अ फैट amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith!
आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड। सो अपने पोस्टमैन के करियर में कभी भी उसने ये एड्रेस नहीं देखा था। सो कभी भी उसने एक लिफाफा नहीं देखा जिसमें एड्रेस लिखा हो टू गॉड। और जो पोस्टमास्टर था, पोस्टमास्टर कैसा था उसके बारे में कुछ लिखा गया है, अ फैट एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, इट्स लाइक एन अनदर वर्ड फॉर फ्रेंडली। तो इस तरह से आप फ्रेंडली की जगह किसी के लिए बोला कि बहुत फ्रेंडली दिख रहा है इंसान, बहुत ही हेल्पफुल टाइप का दिख रहा है, तो आप बोल सकते हो ही इज़ एन एमिएबल मैन, शी इज़ एन एमिएबल वुमन। सो वो कैसा था, मोटा बट फ्रेंडली बंदा था, फेलो यानी पर्सन। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, एकदम से वो हंसने लगा, बट एकदम से फिर वो सीरियस हो गया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली यानी एकदम से वो सीरियस हो गया। एंड वो क्या करने लगा, लेटर को मारने लगा, टैप करके, डेस्क को टैप करके क्या बोलता है, वॉट फेथ। फेथ यानी स्ट्रॉन्ग बिलीफ। जब आप किसी चीज़ पे स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हो या ट्रस्ट करते हो तो आपका फेथ हो गया। तो क्या बिलीफ है, क्या फेथ है इस बंदे का। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। सो आई विश यहाँ पे किस लिए यूज़ हो रहा है, काश, जिसे हम बोलते हैं काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास इस आदमी की तरह जिसने ये लेटर लिखा है, उस आदमी की तरह मेरे पास ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ होती। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है जब आप चिट्ठी से किसी से बातें करते हो तो उसको करस्पॉन्डेंस बोलते हो। ये वर्ड आप जनरली न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे तो बहुत सुनने में आएगा आपको। सो कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंजिंग लेटर्स। सो जब आप लेटर्स एक्सचेंज करके किसी से कम्युनिकेट करते हो, बातें करते हो, तो उसको करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। तो एक शॉर्ट वर्ड हो गया, ऑब्वियसली बहुत लंबा वर्ड है, बट आई मीन टू से कि इतना बड़ा लिखने की जगह कि मैं लेटर्स एक्सचेंज कर रहा हूँ, आप सिंपली बोल सकते हो आई एम डूइंग ए करस्पॉन्डेंस विद समवन। सो स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान को चिट्ठी लिख रहा है वो, कितना कितना ज़्यादा फेथ होगा उस आदमी का। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे हिंट करता हूँ, एंड आपके ग्रामर एक्सरसाइज में ये चीज़ भी आएगी वापस, कि जब भी आप किसी सेंटेंसेस में किसी के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है दी पोस्ट मास्टर, डैश लिखा है यहाँ पे, अ फैट एमिएबल फेलो, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको, उसके बारे में बता दिया, फिर डैश, फिर पूरा सेंटेंस। तो अगर मैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हटा दूँ तो भी सेंटेंस कंप्लीट है। द पोस्ट मास्टर ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। सो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। इसका मतलब ये जो पार्ट है, अ फैट एमिएबल फेलो वाला जो पार्ट है, दिस, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ बीच में घुसाई गई है। क्यों घुसाई गई है, क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है ऑथर, कि वो एक मोटा बंदा था, बहुत ही फ्रेंडली बंदा था। तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन को जब आप एक सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहते हो तो इस तरह से आप डैश लगाते हो। बट 2 सेंटेंसेस ऊपर ही आपके सामने एक और यूसेज है सेम चीज़ के लिए। सो वन ऑफ द एम्प्लॉइज कॉमा हूँ। तो जब आप किसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो सिर्फ डैश लगा के नहीं देते हो, एक और तरीका है, आप कॉमा हूँ करके भी दे सकते हो। सो एम्प्लॉय के बारे में क्या बताया जा रहा है, कॉमा हूँ वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, कॉमा। तो आप डैश की तरह अगर इस पार्ट को हटा दो तो भी सेंटेंस कंप्लीट है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली। तो अगर ये सेंटेंस नहीं होता तो हमें पता नहीं लगता कि वो एम्प्लॉय कौन है, क्या है, लेकिन वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल के हमें और क्लियर होती हैं चीज़ें, और उसको डालने की ये 2 डिफरेंट तरीके आपको एक ही पैराग्राफ में दिया गया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। सो पोस्टमास्टर क्या चाहता था कि जो राइटर है उसका जो बिलीफ है भगवान के ऊपर, भगवान पे जो विश्वास है उसका, वो उसको तोड़ना नहीं चाहता था, हिलाना नहीं चाहता था। शेक है ना हिलाना। सो किसी का विश्वास हिलाना है ना, विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता था, या वो नहीं चाहता था कि वो अपने इस विश्वास पे डाउट करे। तो उसके पास एक आइडिया आया, ही केम अप विद एन आइडिया, एक आइडिया आया उसके पास कि वो आंसर को लेटर करे, दैट ही आंसर्स द लेटर। बट व्हेन ही ओपनड इट, तो अब उस लेटर को उसे आंसर करना है तो उसे लेटर पढ़ना भी पड़ेगा, तो वो उस लिफाफे को खोल के लेटर पढ़ रहा है। सो व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो जब उसने खोला तो उसको ये क्लियर हो गया, एविडेंट यानी बिकम क्लियर, बिकम क्लियर बोलिए या बिकम विजिबल बोलिए, इसी वर्ड से एविडेंस वर्ड बनता है। एविडेंस आपको पता है, जैसे पुलिस केसेस में एविडेंस हो गया, सबूत हो गया, सो इसी वर्ड से एविडेंस भी बनता है। सो एविडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ क्लियर हो जाना या कोई चीज़ विजिबल हो जाना, दिखने लगना। सो उसे एक ये चीज़ क्लियर हो गई कि उस लेटर को आंसर करने के लिए सिर्फ गुडविल यानी उसका जो फ्रेंडली एटीट्यूड है, या आप बोलिए उसका जो कोऑपरेटिव एटीट्यूड है, सिर्फ वो काम नहीं आएगा, उसकी मंगल कामनाएं सिर्फ काम नहीं आएंगी, और ना ही सिर्फ इंक और पेपर काम आएगा, ना ही कागज़ कलम काम आएगा, तो और क्या काम आएगा,
उसने क्या मांगा था लेंचो ने? 100 पेसोस। तो उसे समझ में आ गया सिर्फ आंसर करने से कुछ नहीं होगा, उसे पैसे भी देने पड़ेंगे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. But he stuck to his resolution. पर वो अपने रेजोल्यूशन यानी जो उसने एक प्रॉमिस किया था, जो उसने एक कमिटमेंट अपने लिए बनाया था, उस पे वो जमा रहा। स्टक टू एक फ्रेजल वर्ब है, आपको इन वर्ब से केयरफुल रहना है, क्योंकि आप स्टक यानी चिपकना होता है और यहाँ पे टू लग गया तो किसी चीज़ में चिपक जाना, नहीं, इसका मतलब ऐसे नहीं होता है। जब भी आप किसी वर्ब के आगे प्रपोजिशन देखें तो आप एक सेकंड के लिए अलर्ट हो जाएं कि शायद वो एक फ्रेजल वर्ब हो सकता है, और फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग डायरेक्टली आपको क्लियर नहीं हो सकता, ये आपको बाय प्रैक्टिस समझ में आएगा। तो स्टक टू का मतलब होता है एडियर टू, किसी चीज़ में अड़े रहना। बहुत ही सिमिलर मीनिंग है, आप किसी चीज़ को किसी चीज़ पे चिपका देते हो तो वो वहीं पे अड़े रहता है या चिपका रहता है, बट आप स्टक टू वर्ड इस सेंस में यूज़ करते हो कि अगर आप किसी कमिटमेंट के लिए या किसी प्रॉमिस के लिए अड़े हुए हैं तो उसको आप स्टक टू बोलेंगे। सो अपने रेजोल्यूशन के लिए ही वॉज स्टक टू। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, सो उसने अपने एम्प्लॉयज़ मतलब जिनको उसने काम दिया था, सो उसके जितने भी पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन थे या और भी कर्मचारी थे, उससे उसने चंदा मांगा, आस्क्ड फॉर मनी। उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट भी उसमें ऐड किया, और उसके कुछ दोस्त वर ऑल्सो ऑब्लाइज्ड। ऑब्लाइज करना मतलब सो डू एज आस्क्ड। ऑब्लाइज करना मतलब हो गया कि जैसा अगर कोई बोल रहा है वैसे कर देना, उसकी मदद करने के लिए, तो उसको ऑब्लाइज करना बोलते हैं। सो उसके फ्रेंड से उसने पैसे मांगे होते तो दे ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उन्होंने भी कुछ पैसे दिए उसे फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी यानी दान। सो दान करने के लिए, एक दान भावना से या दान करने के लिए उन्होंने कुछ पैसे दे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. So it was impossible for him, उसके लिए असंभव था, impossible था 100 pesos गैदर करना, 100 pesos को जुटाना। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि जो 100 pesos है उनके लिए बहुत बड़ी रकम है। सो ऐसे टाइम की ये स्टोरी जहाँ पे 100 pesos बहुत ही बड़ी रकम होती है। तो उसने अपनी सैलरी का पार्ट भी दिया, फिर भी वो इतने पैसे नहीं जुटा पाया। फिर भी उसने 50% से ज़्यादा, हाफ यानी 50 pesos से थोड़ा सा ज़्यादा उसने कलेक्ट कर लिया था, और उसने वो मनी कहाँ रखा? उस एनवेलप में रखा। एड्रेस टू का मतलब होता है कि आप किसके लिए कोई चीज़ कर रहे हैं। तो अगर आप बोलते समय किसी को एड्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया आप किसी को कुछ बोल रहे हैं। और अगर आप एनवेलप में किसी को एड्रेस टू कर रहे हैं मतलब उसमें जिसके लिए लिखा जा रहा है ये चिट्ठी, उसका नाम हो गया। तो एड्रेस टू। तो ये वर्ड सिर्फ चिट्ठियों के लिए यूज़ नहीं हो सकती, आप ओरल स्पीकिंग के लिए भी आप बोल सकते हैं आई एम एड्रेसिंग टू दैट पर्सन, मतलब मैं उसको कुछ बोल रहा हूँ। उसने लेंचो को ये लेटर लिखा, और उसके अंदर लेटर में सिर्फ एक सिंगल वर्ड था। तो उसने पैसे तो डाल दिए पर लेटर में उसने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक वर्ड लिखा। क्या लिखा? गॉड। एक सिग्नेचर डाल दिया। तो इसका मतलब एक पूरा सा, तो इसका मतलब उस लेटर के अंदर एक कागज़ मिलेगा उसको, और वहाँ पे क्या मिलेगा? लिखा हुआ गॉड। इसका मतलब वो पोस्ट मास्टर ये बोलना चाह रहा है कि ये जो पैसे मिले हैं तुम्हें, वो किसने दिए हैं? भगवान ने। क्योंकि उसका मकसद क्या था कि उसकी लेंचो का विश्वास भगवान पर से ना उठे। तो चलिए ओरल कॉम्प्रिहेंशंस के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छे समझ में आ गई होगी तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस लगेंगे आपको। क्वेश्चन 1, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? सो फर्स्ट पार्ट है कि लेंचो को किस चीज़ पे विश्वास था। सो लेंचो हैड फेथ इन गॉड, से भगवान पे विश्वास था। व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos. सो उसने भगवान को एक लेटर लिया, क्या मांगा उनसे? 100 pesos. तो यहाँ पे आप 100 pesos की जगह अगर हेल्प भी लिखेंगे तो भी वो करेक्ट होगा, क्योंकि वो भगवान से मदद मांग रहा था। या आप लिखोगे आस्किंग फॉर हेल्प इन द फॉर्म ऑफ 100 pesos, तो वो भी सही होगा यूसेज। क्वेश्चन नंबर 2, हु रेड द लेटर? तो लेटर किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। सो द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। सो यहाँ पे आप रेड वर्ड क्या है? यहाँ पे रीड हो गया प्रेजेंट, तो आप उसको प्रोनाउंस कैसे करते हो? रीड। और जब आप वो पास्ट हो जाता है, पास्ट टेंस में, तो आप उसको कैसे बोलते हो? रेड। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? तो पोस्ट मास्टर ने तब क्या किया?
ना ये आंसर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क का क्वेश्चन है आप 3 लाइन का आंसर लिख सकते हो या 1 लाइन का आंसर लिख सकते हो। मैंने कोशिश की यहाँ पे एक मीडियम सा आंसर लिखने की, तो उसमें आप क्या लिख सकते हो, द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोज फेथ एंड डिसाइडेड टू रिप्लाई टू हिज लेटर। सो पोस्ट मास्टर क्या हो गया, ही वॉज मूव्ड यानी आप अगर कोई आपसे इन्फ्लुएंस्ड हो गया या किसी किसी के दिल में आपने कुछ इमोशंस जगा दी, तो उसे मूव्ड वर्ड आप इस्तेमाल करते हो। सो पोस्ट मास्टर उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था उसके फेथ को देख के, तो इसलिए ये वर्ड अप्रोप्रिएट है। ही वॉज मूव्ड बाय लेंचोज फेथ एंड डिसाइडेड टू रिप्लाई टू हिज लेटर, और उसने क्या डिसाइड किया कि उस लेटर को रिप्लाई करें। ही गैदर्ड मोर देन 50 पैसोज, सो उसने 50 पैसों से थोड़ा सा ज़्यादा मनी गैदर किया, एंड सेंड देम टू लेंचो थ्रू मेल साइनिंग इट एज गॉड। एंड सेंड देम टू लेंचो, यहाँ थ्रू मेल, यहाँ तक आंसर खत्म हो सकता था, लेकिन मैंने एक और चीज़ ऐड की, साइनिंग इट एज गॉड, तो उसने क्या साइन लिखा था, एज गॉड, तो इसलिए आप यहाँ वर्ड ऐसे यूज़ कर सकते हो, साइनिंग इट व्हाट, साइनिंग द लेटर एज गॉड। सो आप यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हो, साइनिंग द लेटर एज गॉड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस पे कमेंट्स कीजिए। आप कमेंट्स के ज़रिए हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको कौन सा कंटेंट ज़्यादा पसंद आया। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी वीडियोस पे किसी पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करें तो वो भी आप अपने कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट कि क्रॉसवर्ड के आंसर्स भी आप कमेंट्स में लिखें। सो पार्ट 3 के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।